नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। Hello everyone, my name is Saurabh Singh. Welcome to this new initiative. यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम कंप्लीट कर रहे हैं। 12 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं, 13वां वीडियो ये। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस 2020 का मेंस जो होने वाला है जनवरी में, उसके टेस्ट सीरीज़ के लिए जो भी जानकारी चाहिए नंबर्स पे कॉल करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिल रही हैं वो इस चैनल के थ्रू आपको मिल पाए, ठीक है। पीपीएससी का भी प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। कई लोग हैं जो कमेंट में पूछ रहे हैं कि पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। देखिए ये नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप प्लीज़ इनको कॉल करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। हर रोज़ के तरीके से पहले सारे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कोविड के ऊपर, जीएस 1 में है, टॉपिक है सोसाइटी, या हेल्थ वाला जो सेक्शन है उससे भी पूछ सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कोविड का जो इम्पैक्ट पड़ा है मेन और विमेन पे वो डिफरेंट है, और आपसे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली जो विमेन पे इम्पैक्ट पड़ा है, जो महिलाओं पर इसका कोविड-19 का महिलाओं पर विशेष रूप से जो प्रभाव पड़ा है उसका आपको विश्लेषण करना है, ठीक है। विमेन्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द राइट टू नो इज द राइट टू लिव। अरुणा रॉय इनका स्टेटमेंट है। कहता है द राइट टू नो यानी कि जानने का अधिकार ही जीने का अधिकार है। उपरोक्त कथन के आलोक में आरटीआई अधिनियम 2005 के महत्व पर प्रकाश डालना है। इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में आपको बताना है। और चूंकि इसको अब 15 साल हो गए 2020 में, तो आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि इसका क्या कैसा काम चल रहा है। तो एक एनालिसिस टाइप कुछ आपको देखनी पड़ेगी कि कैसा काम चल रहा है इसके बारे में, ठीक है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट GS3 इन्वायरमेंट। GS3 और इन्वायरमेंट से आता है क्वेश्चन लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है, भूमि अवनयन तटस्थता तटस्थता क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय इंडिया टू अचीव इट। ये क्या है और इसको अचीव करने के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बेसिकली क्या क्या स्कीम्स वगैरह चल रही है, इसके बारे में एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एथिक्स, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कंपैशन। करुणा से आप क्या समझते हैं। वाई कंपैशन इज कंसिडर्ड अ क्रूशियल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट। किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए कंपैशन जो है, करुणा जो है, वो एक महत्वपूर्ण मूल्य क्यों माना जाता है। आपको कुछ एग्जाम्पल देना होगा इस सवाल में कि ये एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो तो और अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। GS1 सोसाइटी से क्वेश्चन है द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 फॉर मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। दोनों ही पुरुष और महिलाओं पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो पड़ा है कोविड का वो डिफरेंट है। सामाजिक और आर्थिक पूछ रहा है आपसे, सोशल और इकोनॉमिक, यहीं तक रहिएगा, पॉलिटिकल वगैरह बात नहीं करनी है, ठीक है। और विशेष रूप से महिलाओं पे जो इसका प्रभाव पड़ा है उसका आपको विश्लेषण करना है। तो महिलाओं के रिस्पेक्ट में जो विमेन और कोविड, ये है पूरा क्वेश्चन। इस पर जितने पॉइंट्स आप सोच सकते हैं, जितने डायमेंशन सोच सकते हैं, जितने आयाम सोच सकते हैं आप विभिन्न तरीके के, कि महिलाओं के हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, उनके एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, घर में रहती हैं तो उनके ऊपर वायलेंस वगैरह बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है। तो ये सारे पॉइंट, जितने डिफरेंट आयाम आप सोच सकते हो, वो अगर आप सोचोगे तो उस हिसाब से आपका एक आंसर अच्छा बन जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कोविड हैज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड द प्री एग्जिस्टिंग जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज ऑफ वुमेन। नाम ध्यान से सुनिएगा, प्री एग्जिस्टिंग जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज ऑफ वुमेन, पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रही हैं लिंग आधारित वल्नरेबिलिटी, मतलब असमानता या कमज़ोरियाँ। तो लिंग आधारित जो भी असमानताएं या कमज़ोरियाँ भारत में
पहले से उपस्थित थी, कोविड ने उसको क्या किया है, उसको इंक्रीज कर दिया है। यही हो गया आपका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इसने एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दिया है प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही हमारे समाज में जो स्थित हैं वो जेंडर बेस्ड मतलब लिंग आधारित असमानताएं और कमजोरियों को इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया है। कोविड ने इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे और उसमें लिख देंगे वल्नरेबिलिटीज ऑफ वुमेन जो है उसको इसने इंक्रीज किया। तो ये बहुत बढ़िया आपका इंट्रोडक्शन एक हो गया। उसके बाद हमने बताया कि डायमेंशन हमको लिखना है, तो डायमेंशन की बात करते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है वुमेन के खिलाफ। रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखिए कि इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, मतलब पितृसत्तात्मक अभी भी चलता है मामला मैक्सिमम। दूसरा, विमेन के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक अवसरों की क्या है, कमी है। तो ऐसे केस में कमा कौन रहा है? मेन कमा रहा है। मेजरली यही रीज़न होता है कि कमा के जाते हैं, इसीलिए उसी काम को वो क्या कह सकते हो आप कि मतलब एक घमंड रहता है, या जो भी रीज़न है कि पैट्रियार्की को एक तरीके से ये भी प्रमोट करता है कि विमेन के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। अब कोविड में हुआ क्या, दो चीज़ें हुई कि मोबिलिटी मतलब मूवमेंट पे, गतिशीलता पे प्रतिबंध लग गया, मतलब रिस्ट्रिक्शन पड़ गया। पहला पार्ट हुआ कि रेस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी। दूसरा क्या हुआ, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब आर्थिक अनिश्चितता। ये दो चीज़ें हुई। पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं पता है। साथ साथ हुआ क्या कि आपके मूवमेंट पे रोक लग गई। तो ऐसे केस में सोसाइटी में, जो हमारी ऐसी कंट्री में जहाँ पे पैट्रियार्की या पितृसत्तात्मक समाज है, ऐसे केस में हुआ क्या कि जब ऐसी अनसर्टेनिटी बढ़ी और लोगों का मूवमेंट बंद हुआ, घर में रहना शुरू हुए, तो ऐसे पूरी फ्रस्ट्रेशन जो बनी, इस फ्रस्ट्रेशन का ईजी टारगेट कौन बना? ईजी टारगेट बनी विमेन। और ये एक रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों लॉकडाउन पीरियड में विमेन के खिलाफ ये जो वायलेंस है वो इतना बढ़ गया। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से विमेन बिकेम इजी टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पैट्रियार्की इंग्रेन्ड सोसाइटीज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, महिलाएं कुंठित पितृसत्ता से प्रभावित समाज की आसान शिकार बन गई। क्यों बन गई? आर्थिक अनिश्चितता और प्रतिबंधित गतिशीलता, पहला कारण यह। दूसरा क्या हुआ कि नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि एक तरफ पुलिस होती है जो अगर ऐसा कोई गलती कर रहा तो उसको सजा देगी, दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी होती है। सिविल सोसाइटी अवेयरनेस फैला रही हैं, NGOs होते हैं वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि नहीं ये सब काम नहीं करना है, विमेन को बता रहे हैं कि आपके पास ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, विमेन भी काम पे जा रही है। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशंस नहीं है इस तरीके की। कोविड टाइम में हुआ क्या कि ये इन सारे NGOs या पुलिस किस में बिजी हैं? कोविड ड्यूटी में बिजी हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा कि विमेन्स के पास वो जो एक सिक्योरिटी थी वो ही ख़त्म हो गई थी। अब यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन ये कहता है, UNFPA वो कहता है कि पैंडेमिक कुड रिड्यूस द वर्ल्ड प्रोग्रेस अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस बाई 1/3। मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस के क्षेत्र में हमने जितना भी आज तक प्रोग्रेस किया है, इस पैंडेमिक की वजह से वह 1/3 हो जाएगा। मतलब इतना हमारे अंदर 70% कमी आ जाएगी उसमें। मतलब हमारे सारे किए गए पे पानी फिर जाएगा इस पैंडेमिक की वजह से। किस क्षेत्र में? जेंडर बेस्ड वायलेंस, मतलब लिंग आधारित जो भी आपकी अहिंसा है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि एक डेफिनेशन पढ़ ली और उसके बाद पहला पॉइंट पढ़ा है अभी तक सिर्फ, क्या? डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, उसके 2-3 रीजन उसमें पढ़े। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे लाइवलीहुड। पहला हमने पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है वुमेन के खिलाफ, कोविड का इम्पैक्ट ये पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट कोविड का क्या पड़ा है कि मेंस की नौकरियां गई तो वुमेन की भी तो नौकरियां गई हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO क्या कहता है कि भारतीय महिलाएं 81% जो भारतीय महिलाएं हैं वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या हुआ? मतलब कोई ईंट की भट्टी पे काम कर रहा है या एग्रीकल्चर में काम कर रहा है या लेबर है, मैनुअल लेबर है, इस तरीके के जो काम होते हैं वो इनफॉर्मल तरीके के काम होते हैं। मतलब आपका मतलब जो काम कर रहा है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो आपको काम देने वाला है, इनके बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। इनफॉर्मल, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। हमने आपको बोला भाई सुबह आ जाना काम करने, आप काम कर रहे हो, दिहाड़ी पैसा ले रहे हो, जा रहे हो। ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट आपके बीच में, हमारे बीच में नहीं है। आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा, मैं ये कह दूंगा कि आप काम पे मत आना। तो ये इनफॉर्मल काम होते हैं। तो 81% वुमेन्स कैसी हैं?
अगर 100 महिलाएं भारत में काम करती हैं तो उसमें से 81 महिलाएं किस में काम कर रही हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। इसका सीधा मतलब ये है। अब इनफॉर्मल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब लॉकडाउन लगा तो इनको ऐसा नहीं रहा होगा कि आपको इतने दिन की छुट्टी भी चाहिए या वर्क फ्रॉम होम करिए, ऐसा नहीं है। बस आज के बाद काम ही बंद हो गया। ये है इनफॉर्मल सेक्टर। तो लाइवलीहुड गया इनका, क्यों? क्योंकि ILO का ये फिगर कहता है कि इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा इनके ऊपर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में, इसलिए इनके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। दूसरा, जब ये एडवर्स इफेक्ट तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन सब लोग लॉकडाउन की वजह से कहाँ आ गए? अब घर में बैठेंगे। सब जब घर में बैठने लगे तो वीमेन का जो प्रेशर था, हाउस होल्ड प्रेशर, वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। अब घर में उनको और ज़्यादा काम करना है। घर में फ्रस्ट्रेशन अलग है, उसको झेलना है। तो मेंटल प्लस इकोनॉमिक प्लस फिजिकल, तीनों तरीके की दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ी इस लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है, कोविड के टाइम पे। थर्ड क्या है? माइग्रेंट वर्कर्स जो विमेन थी उनको भी अपने अपने घरों पे लौटना पड़ा। और आपको पता ही है कि वो माइग्रेंट वर्कर की जो क्राइसिस हुई थी वो किस तरीके की थी। कितने कितने किलोमीटर्स पैदल लोग गए हैं, है ना। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। हमने देखा लाइवलीहुड पे कैसे असर पड़ा है विमेन के। तीसरा फैक्टर, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इनकी खतरे में आ गई। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? देखिए, यूजुअली इंडिया में पहले ही कहते हैं कि महिलाएं खाना कब खाती हैं? जब सभी लोग खाना खा लेते हैं, स्पेशली मेल मेंबर्स जब खाना खा लेते हैं तो फीमेल मेंबर्स जो होती हैं घर की, वो खाना खाती हैं। जैसे कि इसमें कभी कभी ये भी होता है कि कुछ बचा ही नहीं होता खाने को। ये बहुत मेजर रीज़न है, ये मजाक की बात नहीं है, सच में ऐसा होता है। इंडिया में पाया गया है कि ये जो कल्चर डेवलप हुआ है, इसकी वजह से साथ बैठ के न खाने वाला, उसकी वजह से कई बार ये होता है कि मैक्सिमम वुमेन्स वही खाती हैं जो बचा हुआ है। और ये उनकी न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी पोषण की ज़रूरतें हैं, वो उनसे पूरी नहीं हो रही हैं। ये एक रीज़न रहा। अब लॉकडाउन पीरियड में भी ये एक रीज़न देखने को मिला। और ये रीज़न और बढ़ा क्यों? क्योंकि पहले ही आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कमी है, पैसा है नहीं, रिसोर्सेज कम है। पैसा नहीं रहेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड, आप जिस तरीके का भी जीवन स्तर आपका था उसमें कुछ कमी आएगी। तो आप जितना भी खा रहे थे उससे और कम खा रहे हो। तो महिलाएं पहले से कम खा रही थी और कम खाने लग गई, तो इस तरीके से जीवन स्तर उनका जो है वो और कम होगा। तो न्यूट्रिशन मतलब उनकी पोषण की असुरक्षा आपको देखने को मिलेगी। एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ में क्या हुआ? देखिए, सीधी बात है कि यूजुअली क्या होता है, आप 1000 स्कीम्स देख रहे हो, मतलब मातृत्व सहयोग योजना एक आती है, माँ आता है, माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है, और ऐसी कई जननी सुरक्षा योजना है, JSS है। इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं जो क्या है, विमेन की हेल्थ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टाइम्स के लिए है। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द फोकस किस पे है? कोविड पे है। हॉस्पिटल में कोविड का फोकस इतना ज़्यादा है कि अदर सारी बीमारियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या, की सर्विसेज हैं, जो मुख्य सेवाएं जैसे मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रजनन स्वास्थ्य आदि की जो भी सुविधाएं हैं, उसमें क्या आ रहा है? भारी संकट देखने को मिला। मतलब सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, इन पे फोकस ही नहीं रहा, तो इनकी हेल्थ का भी प्रॉब्लम हुआ है। नेक्स्ट क्या है? फ्रंटलाइन वर्कर। फ्रंटलाइन वर्कर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जिनको कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं। मतलब ऑफकोर्स डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स हैं, आई मीन फ्रंटलाइन वर्कर्स में नहीं आते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में सबसे पहली लाइन कौन आपको देखने को मिलती है? वो आपको नर्सेज देखने को मिलेंगी, मिडवाइफ देखने को मिलेंगी। ये लोग जो हैं, तो ये जो क्या है, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में आज की डेट में मैक्सिमम कौन काम कर रहा है? विमेंस काम कर रही हैं। तो जब ये विमेन मैक्सिमम काम कर रही हैं और सबसे पहला कोविड पेशेंट का इंटरेक्शन भी इन्हीं लोग से मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में कोविड होने के चांसेस भी विमेंस को ज़्यादा रहेंगे इन वजह से, ठीक है। खासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रही हैं उन महिलाओं को, सबको नहीं। फिर तो हमने देख लिया कई सारे पॉइंट, लाइवलीहुड देख लिया इनका, डोमेस्टिक वायलेंस देख लिया, न्यूट्रिशन के बारे में देखा, हेल्थ के बारे में देखा, स्वास्थ्य के बारे में देखा, और उसके बाद महिलाएं क्या है, कोरोना योद्धा, और इस वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं भाई जो इनके खिलाफ जो वायलेंस हो रहा था उसके लिए? यूपी का आप याद रखो, सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस, मतलब कोरोना को दबाओ, अपनी इस आवाज़ को नहीं। किस संदर्भ में कहा यूपी सरकार ने? जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा था उसके, ठीक है, घरेलू हिंसा बढ़ी उसके लिए, तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया, इस पर कॉल करिए, हम आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या कि एक देखा होगा कि अभी मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं आता, लेकिन मनरेगा के अंदर जो आपकी वेजेस है ना,
जो आपके वेतन है उसको बढ़ाया गया है कोविड टाइम में ही, कि इनके पास कुछ तो पैसा आए खर्च करने के लिए, अपना लाइफ जो भी जी रहे हैं किसी भी तरीके से जी सकें, पहली चीज़। दूसरा, बहुत ही 300% इंक्रीज हो गया था जो काम की डिमांड होती है ना को इसके अंदर, नरेगा के अंदर, तो वो डिमांड बहुत बढ़ गई 300% यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट में। ये दिखाता है कि जो माइग्रेंट वर्कर जब वो लौटे तो कितनी बड़ी क्राइसिस देखने को मिली थी। उसको मैनेज करने के लिए उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया यूपी सरकार के द्वारा। एक ये देख लिया, स्किल की मैपिंग की गई, जो बाहर से आ रहा है उनके लिए स्वदेश स्कीम लाया गया था, स्वदेश स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जो अराइवल डेटाबेस मतलब जो लोग अराइव कर रहे हैं उनका एक डेटाबेस बनाओ ताकि एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट दे सको। देखो फिर से देख लो, स्किल्ड वर्कर्स का अराइवल का डेटाबेस बनाना है ताकि एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट मिल सके। स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, स्वदेश, ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक एनजीओ है जैसे स्त्री मुक्ति संगठन। अब एक क्वेश्चन आपने देखा होगा यार, एक टॉपिक क्या, अभी हमने 2-3 दिन पहले शायद एनजीओ पढ़ा है, कल ही पढ़ा था शायद, एनजीओ का रोल वगैरह पढ़ा था। एनजीओ का रोल पे क्वेश्चन आया तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि स्त्री मुक्ति संगठन जो एक एनजीओ रहा जिसने लॉकडाउन के टाइम पे विमेन के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था उस पर बहुत अच्छा काम किया कि उसके खिलाफ अवेयरनेस और जो भी करना है वो सब फ्री काउंसलिंग के लिए उन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू की थी। तो ये एक पॉइंट, यहाँ का पॉइंट अब वहाँ लिखिए। मैंने आपको बार बार बताया कि मेंस में यही करना होता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आरटीआई के ऊपर। आरटीआई, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS, आई थिंक 1990s का है इनका ये ऑर्गेनाइजेशन। अरुणा रॉय इनकी देन है MKSS, और इन्हीं की देन मान सकते हैं हम आरटीआई, ठीक है। राजस्थान के ऑर्गेनाइजेशन है, राजस्थान का ऑर्गेनाइजेशन MKSS, ठीक। तो ये हो गया। अब ये सिविल सोसाइटी और एनजीओ का रोल आप लिख सकते हो वहाँ पे, सिविल सोसाइटी और एनजीओ किस तरीके से आरटीआई लेके आया, एक पॉइंट ये भी आपका बन गया गवर्नेंस का, ठीक है। तुमने ये देख लिया। अब ये कहता द राइट टू नो इज द राइट टू लिव, जानने का अधिकार जो है वो जीने का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन लिखना शायद मिस हो गया है, मैं बोल देता हूँ कि जानने का अधिकार ही जीने का अधिकार है। और इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख के आपको बताना है कि आरटीआई एक्ट जो था 2005 का, उसके क्या मुख्य उद्देश्य, क्या उसका इम्पोर्टेंस रहा है, क्या इसकी और इसके साथ साथ इसकी जो फंक्शनिंग रही है आज तक इसने जैसे काम किया उसके बारे में आपको एक एनालिसिस करना है, इसका एक विश्लेषण करना है, ठीक है। तो 2 कोट्स मैं लेके आया हूँ, कोटेशन से भी कुछ आंसर्स आप शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर याद हो तो बहुत अच्छा है। तो लिखते हैं नील्स बोर। नील्स बोर आपने पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में नील्स बोर कौन थे, ठीक है। द बेस्ट वेपन ऑफ डिक्टेटरशिप इज सीक्रेसी बट द बेस्ट वेपन ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी वेपन ऑफ ओपननेस। मतलब तानाशाही अगर करनी है आपको तो आपके लिए सबसे अच्छा अधिकार क्या होगा, गोपनीयता। लेकिन लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा हथियार क्या है, पारदर्शिता। यह है नील्स बोर ने कहा है। दूसरा अरुणा रॉय का मैंने बताया है, द राइट टू नो इज द राइट टू लिव, जानने का अधिकार जीने का अधिकार है, इतना इम्पोर्टेंट है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के जो मूवमेंट के टाइम पे इन लोगों को ये आभास हुआ कि कई बार करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, करप्शन इतना ज़्यादा होता था, जो वर्कर्स थे उनकी जो भी राइट्स थी उसका वायलेशन हो रहा था, ठीक है। इनको ये समझ में आया कि अगर हमको बस इंफॉर्मेशन भर मिल जाए ना, उसी से कितने सारे करप्शन रुक सकते हैं। हमको अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया कि भाई इतना करोड़ रुपया आया था इस काम के लिए, इतने दिन के लिए, और कितना खर्चा हुआ है, तो इतना तो कोई भी गणित लगा लेगा ना कि पैसा कहीं ना कहीं गायब किया गया है, तो बस ठीक है, इस बेसिस पर हम केस कर देंगे। तो करप्शन रोकने के लिए तो MKSS ने इस तरीके से शुरू किया था इस पूरी लड़ाई को। 2005 में एक्ट बन के तैयार हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया। तो आरटीआई, अब यहीं से इतना बेसिक आइडिया तो आप आराम से यार 2-4-10 पॉइंट बना सकते हो, ऐसे करके बना लीजिए। क्या क्या है आरटीआई, इंफॉर्मेशन इज अ टूल फॉर इमेंसिपेशन ऑफ हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। MKSS ने प्रूव किया, मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन इसका फुल फॉर्म है। इंफॉर्मेशन एक टूल है, मतलब सूचना उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति का एक उपकरण है। अगर आपको सूचना है तो आपकी ये चीज़ें तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से एम्पावरमेंट ऑफ पीपल भी कर सकता है।
दूसरा क्या होगा, राइट टू क्वेश्चन यहाँ से आएगा। शायद प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था अभी कुछ साल पहले कि मतलब डेमोक्रेसी का एसेंस यही है, डेमोक्रेसी का सार यही है कि क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन दोज हु आर इन पावर, जो लोग पावर में हैं उनको क्वेश्चन करना ही डेमोक्रेसी का सार है। तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, आप किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करोगे, इन्फॉर्मेशन आपको आरटीआई देगा। तो एक पॉइंट आप इस कोट के साथ वहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या, पॉपुलर चेक्स एंड बैलेंस इन्फोर्स्ड बाय सिविल सोसाइटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो भी नागरिक समाज है वहाँ के, वो क्या करेंगे कि इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप वहाँ पे जो सरकार है उसके ऊपर एक क्वेश्चनिंग करोगे। इस तरीके से एक जांच और संतुलन की व्यवस्था बनेगी। एक तो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर कौन जांच करे, पार्लियामेंट, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो लोगों ने इलेक्ट किया है वो क्या हर 5 साल पे ही करेगा, नहीं करेगा। 5 साल के बीच में भी आप आरटीआई जैसे टूल्स को यूज़ करके इनके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सिस्टम। स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस हैं, गवर्नमेंट की प्रक्रियाएं हैं, उनकी जांच कर सकते हैं आप, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। इनकरेज द क्वेश्चनिंग दोज इन पावर, मैंने अभी जो बताया प्रणब मुखर्जी जी का। स्कैम लाइक 2G जो हुआ था, 2G स्कैम जो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम हुआ था, ये आरटीआई की मदद से ही सामने आए थे। ये बात है, ठीक है। फिर हमने देख लिया अभी इंपॉर्टेंस, अब हम परफॉर्मेंस पे देखेंगे। परफॉर्मेंस क्या है, देखिए आरटीआई में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 8 एक इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 4 इम्पॉर्टेंट है, और सेक्शन 8 क्लॉज 2 इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बस इतने कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 13 और शायद 16 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों है अभी बताता हूँ। तो ये कुछ सेक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए आरटीआई के। पहला तो है सेक्शन 8। यार सेक्शन 8 क्या बताता है कि रेस्ट्रिक्शन रखता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि आप आरटीआई के अंदर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो। आप ये नहीं मांग सकते कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ का, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर इंडिया के पास है तो कहाँ कहाँ रखे हैं, और ये सब चीज़ मतलब बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप ऐसे नहीं मान सकते, है ना। तो जैसे कुछ 4 ग्राउंड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ है, राष्ट्रीय सुरक्षा, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, न्यायिक प्रक्रिया से नहीं, सरकार के आर्थिक हित जिससे प्रभावित हो रहे हो वो चीज़ें आप नहीं पूछ सकते, और व्यक्तिगत गोपनीयता, मतलब किसी के बारे में पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते। तो सरकार को भी नहीं पता होता ना कि आप किसी के बारे में पूछ लो, उसका मतलब कोई भी ऐसी खबर, समझ रहे हो गया, आप नहीं पूछ सकते। तो ये हो गया कि ये 4 पॉइंट्स पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब देखो कि ये जो वर्ड यूज़ किए, नेशनल सिक्योरिटी, जुडिशियल प्रोसेस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये ऐसे वर्ड है जो बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए। जब क्लियर आप डिफाइन नहीं करोगे तो सरकार कई बार होता है कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी कह देगी यार नेशनल सिक्योरिटी की बात है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों का मिसयूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप इसको प्रॉपरली डिफाइन करो कि इन चीज़ों में पर्टिकुलर नेशनल सिक्योरिटी, तो इसमें पर्टिकुलरली बताएं कि यही है नेशनल सिक्योरिटी हमारे हिसाब से, और इसके बेसिस पे हम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। तो ये मोटिव होना चाहिए हमेशा कि आप ट्रांसपेरेंट रहो। आप अकाउंटेबिलिटी आपकी तभी इंश्योर हो सकती है जब आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन्फोर्स करो, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स जो हैं, ये जो यहाँ पे जो आधार दिए गए हैं बहुत वेग हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 8 क्लॉज 2 क्या कहता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये भी वही बात है यार, ये कई सारे ऐसे प्रोविजंस है, कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम जो आपको नहीं दे सकते। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वहाँ पे लगा दिया जाता है अगर आप इसका वायलेशन करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके तहत सरकार जो है रोक लेती है। सबसे लास्ट में आया कि आरटीआई का अमेंडमेंट हुआ 2019 में, अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ 2019 में। उसमें क्या किया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पहले क्या था कि इनका जो पद होगा, इनका जो टाइम पीरियड होगा, इनका टर्म होगा 5 साल का होगा। अब सरकार ने इसको कह दिया कि 5 साल नहीं होगा, उतना ही होगा जितना सरकार बताएगी, जितना हम बताएंगे, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं किया है। अब कई लोग न्यूज़पेपर में ये लिखा था कई बार कि ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग बता दे गवर्नमेंट, मतलब एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपने कुछ ऐसा टाइम दिया नहीं। तो मे भी ये हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर IC के लिए, CIC के लिए आप कह दो इनका 5 साल रहेगा, किसी को कह दो 3 साल रहेगा, मतलब जो आपके पसंद का है उसको ज़्यादा कम, इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। हालांकि यही होगा कि नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं है, समझ रहे हो आप। बस इतना बात तो अभी क्लियर है फिलहाल
कि 5 साल पहले कंफर्म दिया गया था, अब उसको हटा के इनफैक्ट ये कर दिया गया है कि एज सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब, जैसा गवर्नमेंट कहेगी। तो ये एक जो इनका इंडिपेंडेंस था ना, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं बाधित कर दिया है। क्योंकि आपको जो इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको इन्फोर्स कराना है पूरा RTI, उसका जो इंडिपेंडेंस है उसको आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर दिया है। ये एक पॉइंट है, 19 का अमेंडमेंट है। सेक्शन 4 ने बताया था कि सेक्शन 4 ऑफ द RTI कहता है, देखिए क्या होता है कि RTI का पूरा उद्देश्य क्या है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता रहे। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू एम्पावरमेंट, ठीक है। अब ये कहता है कि हर आदमी RTI करे, इससे अच्छा ये है कि बहुत सी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो किसी डिपार्टमेंट की, किसी मिनिस्ट्री की है, उस मिनिस्ट्री को सुओ मोटू मतलब स्व प्रेरणा से, खुद ब खुद, ऐसा कुछ, खुद ब खुद अपने तरफ से उन लोगों को जनहित में जारी कर देना चाहिए। मतलब जो भी पब्लिक डोमेन है वहाँ पर उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम चीज़ें जो क्वेश्चन है लोगों के, वो उनको खुद ब खुद मिल जाए। आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा FAQ क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्या होगा, आप कहीं भी जाओ, मिंत्रा वगैरह पे जाओगे तो देखोगे कोई प्रोडक्ट है तो पूछेंगे क्या ये वॉशेबल है, हाँ वॉशेबल है, ये नहीं है, वो नहीं है, रिटर्न कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपको जितनी ज़रूरत इन्फॉर्मेशन थी वो हमने दे दी। अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं होती तो फिर मिंत्रा वाले को फ़ोन करके आप फ़ोन करके पूछते ना। तो वही वो कहना चाह रहा है कि सेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मिनिस्ट्री, वो खुद से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे, ठीक है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनको खुद से डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, वो ये कह रहा है। लेकिन यही पाया गया है इसके एनालिसिस में कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। RTI मांगने पे तो दे नहीं रहे, खुद से क्या बताएंगे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उन्होंने पेनाल्टी लगानी थी, उन्होंने सिर्फ 1.3% केसेस में पेनाल्टी लगाई जिसमें हो सकती थी मतलब क्या है, मान लो अगर 100 केसेस में पेनाल्टी लग सकती थी। पेनाल्टी कब लगेगी? जब जो भी ऑफिसर उसने टाइम पे इन्फॉर्मेशन दी नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन दी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, टाइम पीरियड नहीं फॉलो कर रहा, तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। जब ये पेनाल्टी मान लीजिए अगर 100 केसेस में लग सकती थी, तो केवल उसमें से 1.3% केसेस में पेनाल्टी लगाई गई। इससे नुकसान क्या है भाई? पेनाल्टी लगेगी तो सरकार को कुछ पैसा वापस आएगा? वो नहीं आएगा। दूसरा, जब पेनाल्टी लगेगी तो पब्लिक को एक संतोष मिलेगा कि हाँ इस आदमी ने गलती की, उसको सज़ा मिली। तीसरा, इस आदमी को गलती की अपनी सज़ा मिलेगी तो वो अगली बार अच्छा काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स ने जितने केसेस में पेनाल्टी लग सकती थी उसमें से केवल 1.3% केसेस में लगाया। अभी क्या है, CIC के ऊपर आप जब जो केसेस हैं वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी पेंडेंसी है केसेस की, बहुत सारे केस बचे हुए हैं। और मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देखने को मिल रहा है, और रफाल से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बेसिस पे एक भ्रष्टाचार का या स्कैम के रिलेटेड केस किया गया। तो उल्टा गवर्नमेंट उस आदमी को ही पकड़ने लग गई कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री से सब कागज़ चोरी हुए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री से डील से रिलेटेड कागज़ चोरी हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस लगाइए। तो आप ये देख रहे हैं, ये हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मिसयूज़ कर रही है, ऐसा कुछ। बस इतना लिखना है, पूरी गाथा नहीं लिखनी है आपको। ये हो गया, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा है। प्लीज़ एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा इसकी। अब पॉजिटिव्स में भी कुछ हो रहा है RTI में। हाँ, करीब एक साल में हर साल 60 लाख RTI लोग करते हैं हर साल लगभग। CIC की रिपोर्ट है कि 94% इन्फॉर्मेशन जो मांगी जाती है वो दे दी जाती है। मतलब अगर 100 लोग RTI कर रहे हैं तो उसमें से 94 लोग को जवाब मिलता है, ऐसा करके CIC ने डेटा दिया, ठीक है। सोल्यूशन क्या कर सकते हो यार? जो दिक्कत पड़ी है उससे रिलेटेड को सोल्यूशन है, ठीक है। दिक्कत क्या है कि जो फालतू के लोग RTI करते हैं, फ्रिवलस RTI, तो गैर तर्कसंगत RTI जो उनको दंडित करने का कोई प्रावधान आप कर सकते हो, तो कि ताकि टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जा सके और जिसको ज़रूरत है उसको दी जा सके। दूसरा क्या है, CIC के ऊपर एक बाध्यता होनी चाहिए कि उसको टाइम फिक्स करें किस चीज़ के लिए, कि जो भी उनके पास अपील वाले केस आ रहे हैं उनका निस्तारण और टाइम लिमिट के अंदर करें। सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 हमने देखा था क्या था अभी,
सेक्शन 8 जो बताता है कि किन किन केसेस में इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, वही नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, पर्सनल प्राइवेसी, ये वाला जो पॉइंट था, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। तीसरा क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डेटा मुझे नहीं आता, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग, मतलब जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उनका मर्डर या उनकी डेथ हो रही है। मतलब ये डेटा बहुत ही फ्राइटनिंग फिगर है। ये देखने को मिला है कि जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको मार वार दिया गया। तो ऐसे केस में, और सोशल एक्टिविस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आरटीआई का सहारा लेते हैं, आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और किसी न किसी को एक्सपोज करने के चक्कर में होते हैं, तो उसी में उनकी जो मतलब मर्डर हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो आरटीआई के अंदर जो विसल ब्लोअर एक्ट जो बनाई गई है, उसमें करप्शन वाले, जैसे करप्शन के खिलाफ जो बोल रहा है उसको प्रोटेक्ट तो आप करते ही हो, लेकिन जो आरटीआई दाखिल करने वाले लोग हैं, खासकर ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे, उनको भी इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, विसल ब्लोअर एक्ट के अंदर। तो ऐसा कुछ आप एक सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होती है? व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय इंडिया टू अचीव इट? भूमि अवनयन तटस्थता क्या है? इसे हासिल करने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपको ऐसे ही नॉर्मली समझ में आ रहा होगा कि लैंड का डिग्रेडेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी में कमी आना, वही होता है डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी में कमी आना। अब न्यूट्रलिटी का मतलब आपको समझ में आता है। न्यूट्रलिटी मतलब कोई चीज़ ना बढ़े ना घटे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या है। लैंड की डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी में जो कमी आ रही है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसको ना, अब मतलब उसको घटने नहीं देना है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए तो बहुत औसम है, ठीक है। अच्छी क्या करना है, पहले जो ख़राब हो रखी है उसको नॉर्मल तक ले आइए, आप न्यूट्रल ले आइए, और उसके बाद अच्छी कर सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। यही है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सीसीडी क्या है भाई? 1992 या 3 है। 3 बेसिकली कन्वेंशन है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए सीसीडी था। एक था आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपने पढ़ा होगा, UNFCCC है ना। और एक बना UNCBD, आपको समझ में आ रहा है? रियो कन्वेंशन था 1992 का, उसके से निकल के 3 चीज़ें आई। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मतलब जो आपका डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा। दूसरा क्या निकला? CBD, कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और FCCC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक क्लाइमेट चेंज, एक डाइवर्सिटी देखेगा, एक डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा। ये कहाँ से निकले हैं? आपके रियो 1992 से, ठीक है। अब उसी की बात कर रहे हैं कि UNCCD जो होता है वही लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करता है। वो क्या कहता है? लैंड डिग्रेडेशन को डिफाइन करता है। ये स्टेट है, एक अवस्था है, ठीक है, अवस्था है ऑफ लैंड की क्वालिटी का, लैंड की रिसोर्स की क्वालिटी का, विच इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट इकोसिस्टम सर्विसेज या इकोसिस्टम फंक्शन एंड इनहेंस फूड सिक्योरिटी। मतलब वह अवस्था, लैंड की वह अवस्था जो आवश्यक है किस चीज़ के लिए? इकोसिस्टम अपने जो भी तरीके हैं, अपनी जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए जो मिनिमम लैंड की अवस्था की ज़रूरत है उसी को आप कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन की न्यूट्रलिटी। मतलब अगर ये चीज़ मेंटेन्ड है, यानी कि आप लैंड डिग्रेडेशन की न्यूट्रलिटी को आप अचीव कर चुके हो। फिर से पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टेट वेयर बाई द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज which is necessary to support functions and enhance food security remain stable or increases with time। तो ऐसी क्वालिटी जो होती है वो या तो स्टेबल रहे या समय के साथ अगर इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए, मतलब और अच्छी हो जाए क्वालिटी, तो इसको आप कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन की न्यूट्रलिटी हमने अचीव कर दी है। हिंदी में देखिएगा वही है, क्या ऐसी स्थिति जिसमें भूमि संसाधनों की वह मात्रा और गुणवत्ता
वह मात्रा और वह गुणवत्ता जो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों का समर्थन करने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है वह मेंटेन रहती है या स्थिर रहती है, तो उसे आप क्या कहोगे? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लॉस ऑफ लाइफ सपोर्टिंग एबिलिटीज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। भूमि संसाधन की जीवनदायी क्षमता का अगर नुकसान होता है तो आप कहोगे कि लैंड का क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। मैं देखिए डिग्रेडेशन बोल रहा हूँ, न्यूट्रलिटी नहीं, कि कब डिग्रेड होगा, कब उसकी क्वालिटी में कमी आएगी। मतलब लैंड क्या करता है? हमारी जीवनदायी क्षमताएं उसके पास, अगर इसी क्षमता में कमी आती है तो आप क्या कहोगे? भूमि का क्षरण हो रहा है या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कारण क्या है? कारण आप इजीली लिख सकते हो इसके, कि लैंड क्यों डिग्रेड हो रही है इंडिया में। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी? देखिए ऐसा करके बना सकते हैं आप, ऐसा ऐसा 3 तो बना देना यार। पहला है अवॉइड करना है, कुछ अवॉइड करना है, कुछ रिड्यूस करना है और कुछ रिवर्स करना है। समझ में आ रहा होगा रिवर्स क्या करना है? जो गलती कर चुके हो उसको सुधारो। अवॉइड क्यों करना है? ताकि आगे ना गलती हो। रिड्यूस मतलब अभी वाले को रिड्यूस करोगे तभी तो रिवर्स की सिचुएशन पहुंचोगे आप। तो ये हो गया अवॉइड, रिड्यूस, रिवर्स। किसी चीज़ से बचना है, कुछ कम करना है, फिर रिवर्स करना है यार, पुनर्वासित या बहाल करना है पुरानी स्थिति को। ठीक है, अवॉइड क्या करना है? निगेटिव इम्पैक्ट को, किसके? लैंड डिग्रेडेशन के निगेटिव इम्पैक्ट को आपको अवॉइड करना है। कैसे? प्रोएक्टिव रेगुलेशंस के थ्रू। बहुत क्लियर लिखा हो, प्रोएक्टिव रेगुलेशन। प्रोएक्टिव मतलब होता है कोई घटना घटने से पहले, रेगुलेशन मतलब आपको पता है। तो आपको पता है कि लैंड यूज़ आपको पता है कि नदी आ रही है, अब ये वाला जो क्षेत्र है फ्लड प्लेन, यहाँ पे लोग आके बसना शुरू करेंगे। तो प्रोएक्टिव रेगुलेशन क्या कहेगा कि यहाँ पे पहले इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बता दो इसको, यहाँ जो लोग हैं उनके ऊपर तुरंत नियम कानून प्रतिबंध लगाइए और इस तरीके से इस एरिया के डिग्रेडेशन को आप रोक सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या है? कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बगल में कोई इको सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पर भी कोई रेगुलेशन आप बनाइए। तो आप जो इको सेंसिटिव जोन्स देख रहे हो, इको सेंसिटिव जोन देख रहे हो आप, ठीक है, ये हो गया। या नो गो एरिया देख रहे हो, किसी भी तरीके का अगर नो गो एरिया है जहाँ पे नहीं जाना है आपको, कोस्टल रेगुलेशन जोन देख रहे हो, ये सब क्या है? लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का तरीका ही तो है। तो ये जो भी इस तरीके के नियम कानून हैं जो रेगुलेट करते हैं प्रोएक्टिव तरीके से, उसको आप अवॉइड के अंदर डालोगे। इसके अंदर एग्जांपल CRZ वगैरह लिख सकते हो आप। ठीक है, रिड्यूस क्या करना है? रिड्यूस मतलब जो घटना पहले से घट चुकी है, जो दिक्कतें हो चुकी हैं, जहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन हो चुका है, वहाँ पे आपको क्या करना है? मिटिगेट करना है, मिटिगेशन। अब वहाँ पे रिडक्शन वाला काम करना है आपको, कि कुछ प्रैक्टिस ऐसी लाओ, जैसे मतलब जिप्सम वगैरह लगाओ, तो लैंड की जो सैलिनिटी है उसको आप कम करोगे जिप्सम के प्रयोग के थ्रू। ठीक है, तो ये सब काम हो गया। तीसरा क्या है? रिवर्स। रिवर्स में कैसे करना है कि कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक लगाएंगे, जो भी लगा करके आप फॉरेस्टेशन वहाँ पे बढ़ाएंगे, और इन सब तरीक़ों से, जैसे अगर इरोजन हो रहा है, भूमि का अपरदन हो रहा है, तो इरोजन के थ्रू वहाँ पे फॉरेस्टेशन करो, खूब बड़ी लेवल पे फॉरेस्टेशन करो, मल्चिंग करो। इस तरीके से इसको आप रिवर्स करोगे, इस घटना को रिवर्स करो, यही है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की डिफिनीशन पढ़ी UNCCD के थ्रू। उसके बाद पढ़ा हमने लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी करनी है तो 3 स्टेप करना है, अवॉइड, रिड्यूस, रिवर्स। ठीक है, बस यहीं तक पढ़ा अभी तक। आगे क्या है? UNCCD क्या कहता है? UNCCD लीगली बाइंडिंग, यहाँ पे कह रहे हैं UNCCD लीगली बाइंडिंग कुछ कन्वेंशन वगैरह क्रिएट करता है, और उसके थ्रू कंट्रीज़ को, विशेषकर देशों को क्या करता है? बाध्यता उनके ऊपर लगाता है कि वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की तरफ काम करें। 2012 से 2030 तक का इनका एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क चल रहा है। ये याद रखना है, एज इट इज़ बस लिख देना यार। कुछ काम धाम चल रहा है, हाँ चल रहा है। UNCCD के थ्रू स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी चल रहा है, जो 2012 से 2030 तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखिए पहला फिगर है 29.3% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। कितना बड़ा डेटा है कि भारत का जो करीब 30% क्षेत्र है ना, 30% क्षेत्र वो डिजर्टिफिकेशन, मतलब उसमें मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण की स्थिति देखने को मिल रही है। 30% एरिया में, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, दूसरा क्या? COP13, मतलब ये CCD वाली की जो 13वीं मीटिंग हुई होगी, उसमें इंडिया ने वादा किया क्या? उसको कहते हैं बॉन चैलेंज।
बॉन्ड चैलेंज मतलब ग्लोबल लेवल पे दुनिया की सारी कंट्रीज ने वादा किया कि शायद 150 मिलियन हेक्टेयर, 150 मिलियन हेक्टेयर हम 2030 तक, मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा अगले वीडियो में बॉन्ड चैलेंज क्या है। बेसिकली ये है कि ग्लोबल लेवल पे बॉन्ड चैलेंज के तहत ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज़ ने एक कोई लिमिट रखी कि शायद 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड हम जो है, जो डिग्रेडेड लैंड है, मतलब जो पहले से भूमि क्षरण जिसका हो चुका है, उसको हम वापस खींच के ले आएंगे। ठीक है, वापस उसको क्या करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के अंदर लाएंगे। मतलब इस लैंड पे जो भी खराबियां हुई हैं, जिस तरीके से भी क्षरण हुआ है, इसको फिर से पॉजिटिव चेंज करते हुए इसकी जो भी कमियां उनको हम दूर करेंगे। तो ऐसे एक लिमिट सेट की गई, मान लो 150 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो इंडिया का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। अब इंडिया का सुन लो आप, 13 मिलियन हेक्टेयर पहले हमने बोला कि 13 मिलियन हेक्टेयर 2020 तक कर देंगे भाई, फिर बोल दिया कि 8 मिलियन और हेक्टेयर कर देंगे 2030 तक, तो 13 7 20 21। ठीक है, और अभी फिर 5 मिलियन और कर दिया है तो 26। बस याद रखना है इस तरीके से, पहले 13 बोला 2020 तक, फिर 8 बोल दिया 2030 तक। अभी फिर हम देखते हैं कि COP14, देखिए COP14 इसी साल इंडिया में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। COP14 में इंडिया ने बोल दिया कि 50 लाख हेक्टेयर मतलब 5 मिलियन हेक्टेयर और कर देंगे। तो यहाँ 13/8 का तो पहले ही बोल रखा था, 5 और बोल दिया है। ठीक है, ये याद रखना है बस, सिंपल। यूपी पीसीएस में देखिए सब सवाल पूछ देता है। यूपी पीसीएस 2018 मेंस का मुझको याद है कि उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट में कुछ बढ़ोतरी की गई, उसको बताइए। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। तो ये सब भी भाई पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो पहला डेटा पड़ा कि 29% या 30% एरिया है जो डिग्रेड हो चुका है। दूसरा कि उसको सही करने के लिए कितने का वादा कर दिए हम, 21 या 5 26 मिलियन हेक्टेयर को वापस ले आएंगे हम, ये वादा कर दिया हमने। अब तीसरा देखिए, इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन का मेजर रीज़न क्या है, तो 98% जो डिग्रेडेशन होता है, 98% जो आपकी भूमि जो है वो क्यों होती है, मिट्टी के कटाव के कारण होती है। मिट्टी का कटाव क्यों क्यों हो सकता है, रेनफॉल की वजह से मेनली इंडिया में होती है। ठीक है, इंडिया का रेनफॉल बहुत ज़्यादा सीमित है कब, मानसून टाइम में। तो एक साथ इतने कम टाइम में इतनी सारी वर्षा होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, प्लस ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह तो है ही। ठीक है, अब काम क्या कर रहे हैं, बस निगेटिव निगेटिव नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, NAP कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, NAPCD, इस तरीके से याद रखिए। 2020 तक चलने वाला था ये। इसरो ने 2016 में क्या ला दिया, एक लैंड डिग्रेडेशन एटलस ला दिया, एक एटलस ला दिया है इसरो ने। मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन का एक एटलस 2016 में कौन लेके आता है, इसरो लेके आता है। कुछ स्कीम्स चल रही हैं जो लैंड डिग्रेडेशन को रोकती हैं। देखिए बहुत आसानी से आप 1000 स्कीम्स अभी याद कर लोगे आप। पहले तो कुछ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम याद है, जाहिर सी बात है मिट्टी को कुछ अच्छा करेगा, मिट्टी पे कुछ काम कर रहा है तो लैंड डिग्रेडेशन को अच्छा रोक सकता है। ठीक है, जितनी भी स्कीम फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो पेड़ पौधा लगाने की बात करती हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में आप लिख सकते हो। ये वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। वाटर एफिशिएंसीज क्या होता है, अगर किसी भी जगह से पानी कम निकाला जाएगा, जैसे आपको पता है कि पंजाब हरियाणा वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इरिगेशन की वजह से वहाँ की मिट्टी ख़राब हो गई, सैलिनाइजेशन हुआ है। तो उस एरिया में सैलिनाइजेशन मतलब क्या है, सैलिनाइजेशन मतलब डिग्रेडेशन है कि लैंड का, लैंड डिग्रेडेशन मैंने क्या बताया कि क्वालिटी में कमी है ना। अगर ये लैंड सैलिनाइजेशन हो गया पंजाब हरियाणा में तो उसकी क्वालिटी ख़राब हुई ना। तो इसको अगर भी हम सही कर लेते हो तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की तरफ कुछ काम किया है। तो ये वाली स्कीम भी उसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो अब परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो भी उसके अंदर आएगी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये भी इसी के अंदर आप लिख सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जो भी हम कर रहे, तो ये सारी स्कीम्स आप लिख सकते हो। COP14 मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुआ था। तो भाई ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कंपैशन से आप क्या समझते हो। 1 मिनट, हाँ ठीक है। कंपैशन से आप क्या समझते हो, कंपैशन मतलब होता है क्या, करुणा। तो करुणा से आप क्या समझते हो, और व्हाई इट इज क्रूशियल वैल्यू फॉर अ सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक जो सिविल सेवक हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण मूल्य क्यों माना जाता है।
तो एथिक्स के क्वेश्चन अगर कोटेशन से शुरू हो तो मज़ा आ जाता है पढ़ने वाले को, ऑफ कोर्स। कोटेशन है दलाई लामा का, और भी कोटेशन अगर आपके पास हो कंपैशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो कहते हैं कि इफ़ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। मतलब अगर आपको दूसरों को प्रसन्न देखना है तो भी करुणा दिखाएं या दया भाव दिखाएं, यदि आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो भी करुणा भाव अपनाएं। मतलब यह एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप दूसरों के प्रति रखते हैं तो वह तो खुश होगा ही, हैप्पी होगा ही, साथ में आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना वो आपको हैप्पी रखेगा। इस तरीके का कुछ दलाई लामा जी का कहना है। तो आप एथिक्स के क्वेश्चन में ऐसे समझा सकते हैं, यहाँ पे समझाने शुरू करिए कि कंपैशन इज एम्पैथी टुवर्ड्स सफरिंग ऑफ द पीपल इन पेन। जो भी लोग दुख में है या पीड़ा में, उनके प्रति अगर आपको करुणा है या सहानुभूति है, उसको हम क्या कहते हैं? करुणा कहते हैं। ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अर्ज एंड इमोशनल मोटिवेशन। स्ट्रॉन्ग अर्ज है और इमोशनल मोटिवेशन है। क्यों? टू एलिविएट पेन ऑफ अदर। क्या कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, आपके अंदर एक अर्ज होगी, एक चाहत होगी, और इमोशनली आप मोटिवेटेड होंगे कि आप जिसका दुख होगा उसको आप ख़त्म करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, एलिविएट करने के लिए काम कर रहे हैं। यही होती है करुणा। एक तो होता है सिंपैथी। सिंपैथी में मतलब क्या होता है? ठीक है, अरे यार हाँ उसको चोट लग गई, सुना आपने, अरे हाँ हाँ चोट लग गई यार। करुणा क्या है कि आपके अंदर ये जो भावना थी ना, उसकी चोट को समझा ही नहीं आपने। आप इतना वो क्या कहते हैं कि मतलब इतना उसके साथ अटैच्ड हो गए, कहीं ना कहीं आपके मन में ये आया कि यार मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ कि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। इस तरीके वाला जो इमोशनल मोटिवेशन अगर होगा आपको और स्ट्रांग अर्ज होगी तो ही आप इसको करुणा कहोगे। ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है। सिंपैथी अगर इस जगह है तो करुणा यहाँ पर कहीं पर है। समझ रहे हो? सिंपैथी आएगा, एम्पैथी आएगा, फिर ये कंपैशन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है। So it's a strong force. It is a strong force of compassion which guided the whole life of great personalities like Mother Teresa and महात्मा गांधी। मतलब यह करुणा जैसा प्रबल बल ही तो था जिसने महात्मा गांधी जैसे और महात्मा गांधी और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तियों के जीवन का मार्गदर्शन किया। मतलब सोचिए आपकी कोई एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो कितनी स्ट्रांग और कितनी मोटिवेटिंग फैक्टर है, कितनी स्ट्रांग और मोटिवेटिंग फोर्स है वो, कि मदर टेरेसा ने मतलब उनके लिए, इसके लिए उनको नोबेल भी मिला। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन कही, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही, लेकिन यहाँ पे करुणा आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो कहते थे कि आपको जो सेवा करनी है ना, आप ह्यूमंस की सेवा करो। तो वो कहते थे कि भगवान की सेवा, ह्यूमन की सेवा इज इक्वल टू सर्विंग गॉड। कहते हैं मैं उस ईश्वर की सेवा करता हूँ जिसे कुछ नादान लोग इंसान कहते हैं। मैं उस ईश्वर की सेवा करता हूँ जिसे कुछ नादान लोग क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य इज इक्वल टू गॉड। गॉड को अगर सेवा करना है तो मनुष्य की सेवा कर दो, काम बन जाएगा। इस तरीके का वो। ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं कि उनका जो क्रक्स है उनकी आइडियोलॉजी का, वो कहते हैं कि वर्शिप का जिस्ट क्या है? टू बी प्योर एंड टू गुड टू अदर्स। अपने प्योर रहो और लोगों अलग के लिए, दूसरों के लिए गुड करो, अच्छा करो। ही हु सी शिवा इन पुअर, जिसे शिव गरीबों में दिखते हैं, दुखिया दीन दुखियों में दिखते हैं, गरीब में, दुखिया में, जिसको बीमार है, जो बीमार है उसमें देखते हैं, वही शिव की असली पूजा करता है। ही हु सी शिव ओनली इन इमेजेस, हिज वर्शिप इज प्रिलिमिनरी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो शिव को केवल चित्र में देख पा रहा है अभी, या चित्र में देखकर ही उनकी पूजा करना चाहता है, तो उसकी जो पूजा है अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर की है। तो कहते हैं कि शिव आपको कहाँ दिखते हैं? अगर आपको गरीब में शिव दिख रहे हैं, आपको पुअर में गरीब दिख रहे हैं, पुअर में शिव दिख रहे हैं, डिजीज्ड में शिव दिख रहे हैं, तो यही आपकी रियल वर्शिप है। क्योंकि आप शिव मान के उनकी पूजा करोगे, उनकी सेवा करोगे। अगर आपको सिर्फ अभी चित्रों में ही शिव दिख रहे हो, मंदिर में ही जाने पर अगर आपको शिव के दर्शन होते हैं, तो आपकी जो पूजा है वो बहुत ही प्रारंभिक है, बहुत ही तुच्छ मानसिकता है। ये वह कहना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं करुणा की ही तो बात हो रही है। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। ठीक है। तो इस पॉइंट में मैंने 4-5 आपको कोटेशंस दे दी हैं अभी तक। अब कंपैशन और सिविल सर्वेंट पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन।
कंपैशन सिविल सर्वेंट से कैसे, बस आंसर लिखते समय इस तरीके से सोचना, इस तरीके से कि अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मेरे अंदर करुणा है, तो मैं भाई एक तरीके का सुपर पावर है। और आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आप बना लोगे कि करुणा वाला आदमी जो है वो बहुत सारे काम कर सकता है। देखिए पहला क्या है कि आपका उद्देश्य क्या है एज ए सिविल सर्वेंट, आपको सर्व करना है कमज़ोर वर्ग को, जो हाशिए पर लोग हैं, समाज के हाशिए पर जो लोग हैं, मतलब मार्जिनलाइज और वर्नेबल सेक्शंस को। तो कंपैशनेट पर्सन जो कंपैशनेट ऑफिसर है वो इन लोग के साथ फील करेगा इनके दर्द को और उनके लिए काम करेगा। ये पॉइंट, ऐसा आदमी कभी करप्शन में इंडल्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो ग्रीड है, उसका जो लालच है, वो किसी के नीड को किल कर रहा है। देख लो आप, अगर आप एज अ ऑफिसर कहीं से किसी का घूस वूस लेके खा रहे हो यार, किसी और की अलॉटमेंट, किसी और का कुछ जो अलॉट करना था वो किसी और को कर दिया आपने, तो किसी की नीड तो आपने ख़त्म की है। इंडिया में इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि अगर इसकी नीड पे आप ख़त्म कर रहे हो तो इसको कुछ असर नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नीड को आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने ग्रीड के लिए। तो कंपैशनेट आदमी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरे रिलेशन को समझ पाएगा, पूरा जो लिंकेज है ना उसको समझ सकता है। वो एक गलत काम करने से पहले ही वो पूरा सोच लेगा कि वो जो आदमी जिसको मतलब जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके ऊपर क्या बीतेगी। गांधी जी का तालिस्मान आपने से जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें गांधीयन तालिस्मान ऐसे करके लिखा होता है। उसमें गांधी जी कहते हैं कि कोई भी जब आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हो तो आप कोई भी एक्शन लेने से पहले ये एक बार ज़रूर सोचो, उस आदमी का चेहरा याद करो, सबसे गरीब और सबसे दीन दुखी आदमी जो आपने अपनी लाइफ में देखा उसका चेहरा याद रखो, और फिर ये सोचो कि क्या ये जो एक्शन मैं लेने जा रहा हूँ, क्या ये एक्शन जो लेने जा रहा हूँ उससे इस आदमी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन होगा। अगर हाँ तो फिर आपका एक्शन तो सही है, अगर नहीं तो आपका एक्शन गलत है। ये भी करुणा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा अभी तक, सॉरी, मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में और करप्शन के बारे में। तो ऐसा बंदा बहुत ही इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगा अपने, ठीक है, अपनी अखंडता, उच्चतम स्तर की अखंडता को बनाए रखेगा। ये एजेंट का परिवर्तन का माध्यम बनेगा, चेंज का एजेंट बनेगा। ठीक है, कमज़ोर के उत्थान के लिए अपने, आपको पता है कि ऑफिसर्स के पास बहुत सारा डिस्क्रिशन होता है, विवेकी पावर, विवेकी शक्तियाँ होती हैं, स्व विवेक पे कुछ शक्तियाँ होती हैं उनके पास। तो कंपैशनेट आदमी, जो भ्रष्ट आदमी होगा वो अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करेगा। कंपैशनेट आदमी किसके लिए यूज़ करेगा, उस आदमी के लिए जो सबसे गरीब से गरीब, उसके लिए उसने देख रखा है। ठीक है, गांधी जी का तलिस्मान काम आएगा उसके लिए। फिर क्या है, एक्सेसिबल टू स्टेक होल्डर, जो कंपैशनेट आदमी होगा वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ज़मीन से जुड़ा हुआ अधिकारी ऐसा होगा, और फिर लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, वो उस तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, वो अपने आप को इस तरीके से रखेगा कि क्योंकि वो सिविल सर्वेंट बन के ही रहेगा वो। फिर वो क्या है कि अगर ऐसा आदमी कोई चेंज करता है ना, देखिए सिविल सर्वेंट को कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करेगा तभी सोसाइटी में जो स्टेटस को है वो चेंज होगा, है ना। तो आपको ये जो चेंज करना है वो बहुत ज़रूरी है कि वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। तो जो कंपैशनेट आदमी अगर कोई ऐसा चेंज वो करेगा, इनिशिएट करेगा, तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, लोग उसे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, प्रशांत नायर केरल में डीएम रह चुके हैं, ये कोझिकोडे में। ऑपरेशन सुलेमान आपने पढ़ा होगा, ऑपरेशन सुलेमानी पढ़ा होगा, इन्हीं का है ऑपरेशन कंपैशनेट केरलम या कंपैशनेट कोझिकोडे, दोनों अलग अलग हैं। बेसिकली मैं ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ पूरा मामला क्या है। अब यहाँ पे इसको आप रोक के पढ़ लीजिएगा, अभी मैं इस पर कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अब समझाता हूँ। ठीक है, देखिए कंपैशनेट कोझिकोडे, और बेसिकली क्या हुआ कि एक तरीके का लिंक इन्होंने इस्टेब्लिश किया। सोसाइटी में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो आप हमेशा मतलब वेल स्पिरिटेड होते हैं, मतलब अच्छी आत्माएं जो आप कह सकते हो, कि उनको दूसरों की सेवा करने में, उनकी हेल्प करने में मज़ा आता है, ये सब करने में मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरतमंद है उनके साथ जोड़ने के लिए इन्होंने एक लिंक प्रोग्राम शुरू किया, इसी का नाम लिखा इन्होंने कंपैशनेट कोझिकोड। फेसबुक का एक पेज बनाया, उस पर इन्होंने बताया कि भाई मैं आज एक ओल्ड एज होम में शायद गए थे, नहीं एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में गए थे, मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में गए, वहाँ पर गए तो वहाँ पर लोगों की बड़ी बुरी हालत देखी इन्होंने, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं। तो इन्होंने ये सब देखा, तो इनके पास एक तो ऑप्शन था कि सरकार को पत्र लिखें, और फिर सरकारी माध्यम से आपको पता है कि एक बार ये पत्र लिखेंगे उधर से पूछा जाएगा भाई क्या, इन्होंने कहा 100 बेड की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे 30 में हो जाएगा क्या,
ऐसा टाइम मतलब पूरा पत्राचार चलता है फर्स्ट क्लास और कई साल तक। तो इन्होंने ये माध्यम ना अपना करके इन्होंने फेसबुक को अपनाया, फेसबुक पे गए और इन्होंने पूरी प्रॉब्लम अपनी बताई, लिखा कौन सपोर्ट कर सकता है ये लिखा। तो इन्होंने बड़ा इनको अचंभा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऐसे सपोर्ट करने आ रहे थे। तो उस तरीके से एक शुरुआत होती है कंपैशनेट केरला या कंपैशनेट कोझिकोड प्रोग्राम की। फिर यहाँ पे फ्लड्स में अभी आप देखा होगा केरल की फ्लड्स थी, तो वहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम यूज़ किया गया कि फेसबुक के साथ जो भी लोग जैसी भी हेल्प करना चाहते थे नीडी लोग की, उन लोगों ने उस तरीके से हेल्प की और ये भी ऑपरेशन कोझिकोड चला। तो कुल मिला के इसको अभी आप डिटेल में पढ़िएगा। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऑफिसर है और उसके अंदर कंपैशन है तो वो इस तरीके के इनोवेटिव आइडिया निकाल सकता है, क्योंकि आपका विल मैटर करता है। आपने अगर एक बार ये विल बना लिया, आपकी इच्छा शक्ति है कि मुझको हेल्प करना है, तो फिर तो रास्ते मिल जाएंगे ना। ये चीज़ है यहाँ पर और ये हुई वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे विल वाली बात थी और विलफुल पर्सन, उन्होंने फिर कंपैशन दिखाया। और उस तरीके से अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो कंपैशन का सिविल सर्विसेज में, देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है प्रशांत नायर जी का, आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट नाम तो लिखना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू सो मच।